आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। चुनावी समर समाप्त हो चुका है, लेकिन पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का यह हर्ष क्यों? ऐसी क्या वजह रही? इस पर कोई भी चुनाव से संबंधित कोई भी राजनेता, कोई कद्दावर नेता इस विषय पर बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा है। हमने भी पूरी कोशिश की और इस क्रम में हमसे मुलाकात हुई भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ पांडे। वीरेंद्र नाथ पांडे से हमारी यह बात हुई। उन्होंने बड़ी साफगोई से इस बात को स्वीकार किया कि हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ आलस्य था, कुछ खामियां थी। हम उसका लगातार मंथन कर रहे हैं और इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं वीरेंद्र नाथ पांडे। आज मैंने बताया ना कि कुछ कारण हम कुछ गलतियां हैं, समीक्षा हो रही हैं कि कहाँ से गलती ये हुई है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए 400 पार का हमने जो नारा दिया था, हमेशा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं तभी उसके मतलब हो सकता है हम तो मान के ही चल रहे थे लक्ष्य हमारा बड़ा है, हम उसके अंदर आ जाएंगे या तो उससे पार कर जाएंगे। 400 पार का नारा अगर हम नहीं रखेंगे, हम अपना हौसला बड़ा नहीं रखेंगे, हम छोटे में सिमट जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने 400 पार का नारा रखा, 400 पार का नारा रखा, लेकिन फिर भी हम लोग 400 पार नहीं कर पाए। 296 एनडीए ने आया और एनडीए में कहते हैं नीतीश कुमार जो है पलटूरा में पलटी मार जाएंगे। एनडीए हमारा पुराना वो है और नीतीश कुमार हमारे पहले से पुराने साथी हैं। नीतीश कुमार जो है इस बार ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहेंगे हम वही करेंगे, हमारे अंदर कोई ऐसी परिवर्तन नहीं आएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया, प्रधानमंत्री को आश्वासन दे दिया, हम आपके साथ हैं, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। चुनाव के पहले उन्होंने कहा, चुनाव के बाद भी वही बात दोहराई। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है विपक्ष के लोग एक अफवाह फैला रहे हैं। विपक्ष के लोग चाह रहे हैं हम किसी तरह हम सत्ता लोभी हैं, वो सत्ता लोभी हैं। अभी हम नीतीश कुमार जी को पीएम का उन्होंने ऑफर दिया। अब आप बताइए, नीतीश कुमार ने पीएम का ऑफर ठुकरा करके एनडीए में अपने बने रहें, तो हम कैसे कह दें कि नीतीश कुमार जो हमारे साथ नहीं हैं? कि गर्मी का सीजन है, कुछ कमियां हम कार्यकर्ताओं के बीच में रह गई, जिसका हम लोगों ने एक हौसले में रह गए कि हम मोदी जी के आ रहे हैं, मोदी जी के हम जीत जाएंगे। है कुछ कमियां हमारे कार्यकर्ताओं में, लेकिन चुनाव आयोग को एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि इस भरी गर्मी में वोटर प्रभावित होते हैं। इतनी गर्मी होती है कि मतलब वोटरों को निकलने में तकलीफ होती है और हमारा वोट जो है पोल नहीं हो पाया, जो हमारे वोटर हैं वो पोल नहीं हो पाया। फिलहाल उन्होंने अयोध्या में जो हार का कारण था उस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस हार का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, अधिकतम गर्मी, भीषण गर्मी, जिसकी वजह से उनके वोटर्स यानी भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो बूथों तक नहीं पहुंच सके और यही हार का कारण रहा। लेकिन इस बार का टेम्परेचर आप देख लो, मई में इतनी टेम्परेचर नहीं रहती थी जो टेम्परेचर इस समय है आज। कुछ कमियां मैंने अब कहा ना, कुछ कमियां हम कार्यकर्ताओं के बीच में रह गई, तो उस पर जो विचार हो रहा कि कहाँ से कमी आई, कैसे क्या हुआ। मैंने एक बार पहले फिर बताया आपसे कि गर्मी की वजह से हमारे वोट पोल हो नहीं पाए। अगर समीक्षा हो रही, समीक्षा चलेगी कहाँ से क्या कारण है, किस कारण बस हम लोग यहाँ मतलब विफल हो गए। दूसरी कारण यह है कि जो आप कह रहे हैं कि 198-99 कांग्रेस को मिला है, तो हम लोग कांग्रेस तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि हम 1 लाख की गारंटी देते हैं, साल में 1 लाख हर महिलाओं को देंगे। कोई संविधान बदलने वाला नहीं है। अब आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं पहले संविधान का ही प्रणाम किए हैं, उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया है। अगर उनको संविधान बदलना रहता तो संविधान को प्रणाम करते, कभी नहीं करते वो। अच्छा, ये सही है कि आपने बड़ी सावधानी से अपनी जहाँ जहाँ कमियाँ थी, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो उदासीनता थी, उस पर आपने गौर किया, मंथन किया। आप
एक कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के साथ साथ मतदाता भी। मंडल की बात छोड़ें, पूरे देश की निगाह अयोध्या पर थी। अयोध्या में हार का क्या कारण है भाजपा? देखिए, अयोध्या में हार का कारण मैंने आपको बता दिया कि हमारे वोट पोल हो नहीं पाए हैं, तो गर्मी की वजह से। हम और कोई कारण नहीं है। अयोध्या के हमारे लोग भी उस पर पछतावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी की वजह से, और कुछ पर्चियाँ जो हमारी पर्ची बढ़ती हैं वो डायरेक्ट बीएलओ लोग ही, जो सरकार ने व्यवस्था बनाया था कि बीएलओ जो है घर घर जा कर के पर्चियाँ बांटेंगे, बीएलओ ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ अयोध्या में ऐसा हुआ? हाँ, अयोध्या में नहीं, हर जगह हुआ है। हमारे परसेंटेज कम होने के कारण ये भी हैं। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था रविवार की शाम, तकरीबन 3-3.5 घंटे का यह कार्यक्रम, जिसमें सभी लोग टकटकी लगाए बैठे थे और सभी घोषित होने वाले नामों पर अपना काम रखे हुए थे। यानी सभी को उत्सुकता थी कि कौन कौन मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। पंकज चौधरी महाराजगंज सांसद के नाम की घोषणा के बाद जब नाम आया कमलेश पासवान का, तो गोरखपुर वासी, पूर्वांचल वासी बड़े ही खुश हुए, बड़े ही प्रसन्नचित्त, क्योंकि इस नाम की कोई घोषणा सतही तौर पर दिखाई नहीं दे रही, न सुनाई पड़ी। फिलहाल इसी के साथ साथ एक ऐसा नाम जो गोरखपुर से जुड़ा हुआ था, राधा मोहन दास अग्रवाल, जो तकरीबन 20 साल तक निर्विरोध रूप से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे और अपने नाम की ख्याति अर्जित करते रहे। भाजपा शीर्षस्थ नेताओं ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर कुछ 2 जिम्मेदारियां दी थी, केरल और कर्नाटक के चुनाव को संभालने की। वहां भी राधा मोहन दास जी ने बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी निर्भीकता से चुनाव लड़ाया और केरल में आजादी के बाद से पहली बार खाता खुला भारतीय जनता पार्टी का। इसी तरह से कर्नाटक में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो भाजपा के खाते में 17 और एनडीए के खाते में कुल 19 सीटें हैं। तो यह राधा मोहन दास अग्रवाल के ही कारनामे थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हासिल हो सकी। यह बात सभी से, किसी से भी छिपी हुई नहीं। फिलहाल राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम भी कहीं न कहीं उस सूची में तैर रहा था, ऐसा लोगों का कहना है। एक व्यक्ति, गोरखपुर का ही समाजसेवी राजकुमार चौहान, जिसे हम लोगों ने तलाशा, खोजा और उनसे बात की, उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त थे वो राजकुमार चौहान। उन्होंने संभावना जताई कि देर सवेर भाजपा शीर्षस्थ नेताओं की निगाह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ जरूर पड़ेगा और देर सवेर उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं समाजसेवी राजकुमार चौहान क्या कहा उन्होंने। पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को जो केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई केरल में और कर्नाटक में, वह जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम करके दिखाया कि केरल में जब से देश आज़ाद हुआ कभी भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हमारे माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी के नेतृत्व में, उनके संगठन ने, उनके द्वारा चलाए गए अभियान ने एक सीट हमको, हमारे पार्टी को दिया। और कर्नाटक में भी वही स्थिति रही, तमाम लोग, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। और डॉक्टर साहब जैसे एक पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन वह राजनीति के भी एक डॉक्टर हैं। उन्होंने कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाता वहाँ पे, वह हमारे डॉक्टर साहब ने किया। हमारे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में वहाँ 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2 सीट गठबंधन, मतलब 19 सीट एनडीए को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि आपने भारतीय जनता पार्टी
के शीर्ष नेतृत्व के झोली में जो 17 सीटें केरल की डाली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय डॉक्टर साहब को। राष्ट्रवादी जी, अभी आपने कहा कि वो एक राज्य है, वो अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानते हैं। ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और जनता के बीच में जाते हैं या जनता उनके पास जाती है कोई समस्या लेके, उसको बखूबी से उस समस्या को इत्मीनान से सुनते हैं और उसका निवारण करने का कार्य करते हैं तत्काल। तो दोस्तों, ये थी 2 बातें जो आपसे शेयर करनी थी। ये बातें आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।